नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए रुक करते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस की ओर। केंद्र सरकार की नई योजना से ग्राउंड वाटर लेवल में होगा सुधार, बढ़ेगी किसानों की इनकम। पंजाब में धान की खेती से गहराया जल संकट, कपास की खेती करने पर मिलेगी बम्पर सब्सिडी। यमुनानगर के एक गोदाम में मिले 3000 खाद के बैग ग्लू बनाने के लिए हो रहा था इस्तेमाल। जिस पान को खाकर अमिताभ बच्चन ने डॉन मूवी में मचाया था धमाल, उसे मिला जीआई टैग। महाराष्ट्र की नदी का पानी हुआ जहरीला, रातों रात हजारों मछलियों की हुई मौत। दुधारू पशु खरीदने पर किसानों को मिलेगा 1.60 लाख का लोन, जल्द करें आवेदन। कृषि विज्ञान केंद्र पठानकोट ने विकसित की सेब की किस्म, अब पंजाब में भी होगी सेब की खेती। लेवेंडर की खेती अब हिमाचल के किसानों के लिए साबित होगी वरदान। आम की डिलीवरी के लिए ऑनलाइन पोर्टल किया लॉन्च, हो रही जमकर बिक्री। अब खबरें विस्तार से। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही ग्राउंड वाटर लेवल में गिरावट को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है और यही वजह है कि केंद्र ने ग्राउंड वाटर लेवल में सुधार लाने के लिए अमृत सरोवर योजना बनाई है। और इस योजना के तहत देश के गांवों में हजारों तालाब बनाए जा रहे हैं। इन तालाबों से सिंचाई तो होगी, साथ ही मछली पालन करने से भी किसानों की कमाई बढ़ेगी। और जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार इस साल 15 अगस्त तक 50,000 सरोवर देश को समर्पित करेगी। इस योजना के पहले चरण में 40,000 तालाब बनाकर तैयार हो चुके हैं, जिसे देश को समर्पित किया जा चुका है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस योजना को पिछले साल ही प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था और इस योजना के तहत हर एक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने के साथ साथ उसका कायाकल्प किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्याओं में कमी आएगी, साथ ही किसानों को सिंचाई करने के लिए भी समय पर पानी मिल सकेगा। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ गेहूं के साथ साथ धान की भी बड़े स्तर पर खेती होती है, लेकिन फसलों की सिंचाई करने के लिए पंजाब में नहरों की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में किसान ज्यादातर ट्यूबवेल से ही सिंचाई करते हैं और इसके चलते पंजाब में ग्राउंड वाटर लेवल काफी तेजी से नीचे गिरता है। कई इलाकों में तो पानी का लेवल सैकड़ों फीट नीचे चला गया है और इससे आने वाले दिनों में पानी का संकट गहरा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रबी और मोटे अनाज के मुकाबले धान की खेती में बहुत अधिक पानी लगता है और धान की फसल को 120 सेंटीमीटर पानी की जरूरत होती है। वहीं पंजाब में लगभग 3.13 मिलियन हेक्टेयर में भी धान की खेती होती है। ऐसे में यहाँ पर सबसे अधिक भूजल का दोहन होता है, क्योंकि पंजाब के किसान गेहूं के साथ साथ धान की सिंचाई ट्यूबवेल से ही करते हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य में धान और गेहूं की मोनोकल्चर की मार पड़ रही है। जमीन का वाटर लेवल नीचे गिरता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले वर्षों में पानी की किल्लत हो सकती है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसल की खेती करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। लेकिन सीएम मान की माने तो कपास की खेती में कम पानी की जरूरत होती है और इसीलिए कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल से पर्याप्त पानी की व्यवस्था भी की जा चुकी है। साथ ही कपास के बीज पर 33% की सब्सिडी भी दी जाएगी, ताकि इसकी फसल को सफेद और गुलाबी मक्खी की हमले से बचाया जा सके। वहीं फसल के नुकसान होने पर भी फसल का बीमा दिया जाएगा। उर्वरक विभाग की टीम द्वारा यमुनानगर के अलग अलग इलाकों में कृषि खाद के उपयोग को लेकर दर्जनों जगह रेड की गई और इस दौरान शादीपुर के एक गोदाम में लगभग कृषि में उपयोग होने वाले 3000 खाद के बैग मिले, जो कि फैक्ट्री में ग्लू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जिसके बाद गोदाम में पुलिस को बुलाकर माल जब्त कराया गया और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। एग्रीकल्चर खाद से औद्योगिक इकाइयों में बढ़ रही धुआं को लेकर उर्वरक विभाग की टीम के अधिकारियों द्वारा दर्जनों फैक्ट्रियों और खाद प्रोडक्ट्स पर देर रात रेड की गई और इस दौरान उन्हें 10 ऐसी जगह की सूचना मिली जहां पर एग्रीकल्चर खाद से ग्लू बनाई जा रही थी। और रेड के दौरान 4 इंडस्ट्री यूनिट के अधिकारियों से कॉर्पोरेट नहीं किया गया, जिन्हें नोटिस इशू किए गए हैं। वहीं अन्य 6 स्थानों जिनमें ग्लोबल प्लाईवुड, महक इंटरप्राइजेज, ज्योति इंडस्ट्री फेज, वंड इंडस्ट्रियल एरिया और गणेश टिम्बर शादीपुर में रेड की गई। गोदाम से 3000 खाद के बैग जब्त करने की घटना में अब तक गोदाम के मालिक का नाम सामने नहीं आया है। वहीं जब अधिकारियों से इस बारे में सवाल किया गया तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए, जो इस पूरे घटनाक्रम में सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि पुलिस ने पहुंचकर घटनास्थल से सारा माल जब्त कर लिया है और इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खाई की पान बनारस वाला डॉन फिल्म का ये गाना अभी भी इतना मशहूर है कि लोगों की जुबान पर ही आ जाता है। इस गाने के बोल और अमिताभ बच्चन के डांस ने धमाल मचा दिया था। गाने में जिस बनारसी पान का जिक्र किया जा रहा है उसे जीआई टैग मिल गया है। बनारसी पान अपनी मिठास और रसीलेपन के लिए काफी प्रसिद्ध है। बनारसी पान के साथ साथ बनारसी लंगड़ा आम को भी जीआई टैग दिया गया है। जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। भारतीय संसद ने साल 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स लागू किया गया था।
इसके तहत भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रीय उत्पाद वहाँ की पहचान होता है और उस उत्पाद की ख्याति जब देश दुनिया में फैलती है तो उसे प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे जीआई टैग के नाम से जाना जाता है। नदियों का प्रदूषण गंभीर रूप अख्तियार करता नजर आ रहा है। फसलों के साथ साथ अब पानी में रहने वाले जीवों के लिए भी इन नदियों का पानी खतरा बनता जा रहा है। बारामती की नीरा नदी भी अब इसी राह पर चल रही है। दूषित पानी के चलते इस नदी की हजारों मछलियां मर गई हैं। नीरा नदी के तल में पानी का प्रचुर भंडार है और यहाँ के आसपास के इलाकों में सिंचाई की समस्या से निपटा जा सकता है। किसानों के लिए नदी वरदान साबित हो सकती है। हालांकि अब प्रदूषण के चलते इस नदी के पानी का खेतों में उपयोग करना संभव नहीं है। इसके पानी को अगर सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है तो फसल को कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। प्रदूषित पानी से सिंचित फसल का सेवन भी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। आपको बता दें कि नदी के किनारे स्थित सहकारी चीनी मिलों और निजी कंपनी द्वारा नदी के तल में रासायनिक रूप से मिश्रित पानी छोड़े जाने के कारण पानी प्रदूषित हो गया है और नतीजन होल कोरहल, खुर्द, कमलेश्वर, लेट, शेषन के बांधों में फंसा पानी प्रदूषित हो गया है और इस दूषित पानी के कारण नदी में हजारों मछलियां मर चुकी हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। गाय भैंस पालन के लिए इन किसानों को सरकार की तरफ से सब्सिडी और लोन की सुविधा भी दी जा रही है और इसी कड़ी में पशु क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से पशुपालकों को बिना कुछ गिरवी रखे 1.60 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। पशु क्रेडिट कार्ड पर मिले लोन पर किसानों को 7% ब्याज दर से भुगतान करना होता है और सही समय पर लोन चुकाने पर सरकार किसानों को ब्याज दर पर 3% तक की छूट देती है। किसानों को असल में इस लोन का भुगतान सिर्फ 4% के ब्याज दर पर 5 साल के अंदर लौटाना होता है और इस योजना का लाभ वो किसान भी ले सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन है, जिसमें पशुओं के लिए आवास या फिर चारागाह बना सकते हैं। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक गेहूं की खेती इस राज्य में होती है, लेकिन अब यहाँ के किसान सेब की खेती भी कर सकेंगे। दरअसल कृषि विज्ञान केंद्र पठानकोट ने एक ऐसी सेब की किस्म विकसित की है जो पंजाब की जलवायु के अनुकूल है, यानी पंजाब के किसान भी सेब की खेती कर पाएंगे और अच्छी कमाई हासिल कर पाएंगे। खास बात तो यह है कि सेब की इस किस्म की खेती में लागत भी कम आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कृषि विज्ञान केंद्र पठानकोट का सेब के ऊपर ट्रायल सफल हो गया है। अब पंजाब के किसान पारंपरिक फसलों के अलावा सेब की खेती कर सकते हैं, इससे उन्हें अधिक कमाई भी होगी। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र पठानकोट के अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को फसल चक्र से बाहर निकालना चाहती है ताकि वे अन्य फसलों की खेती कर सकें। ऐसे में सेब की खेती पंजाब के किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे अरोमा मिशन में अब हिमाचल प्रदेश सरकार सहयोग करने जा रही है। अरोमा मिशन लेवेंडर की खेती के लिए एक ऐसी पहल है जो जम्मू और कश्मीर में किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। इसी को देखते हुए अब हिमाचल सरकार ने भी केंद्र सरकार के अरोमा मिशन में सहयोग करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर की जलवायु परिस्थितियों की जैसे ही चंबा सहित हिमाचल के कई क्षेत्रों की जलवायु परिस्थितियां हैं, ऐसे में हिमाचल सरकार इस पहल की सफलता को राज्य में बड़े पैमाने पर दोहराने का लक्ष्य देख रही है। ऐसा माना जा रहा है कि लेवेंडर की खेती की ये पहल किसानों के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्य को परियोजना के लिए किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करने का भी आश्वासन दिया है। कोलार के किसानों ने डाक विभाग के सहयोग से बेंगलुरु जनरल पोस्ट ऑफिस में एक सुविधाजनक डोर टू डोर आम डिलीवरी सेवा शुरू की है। इस ऑनलाइन आम डिलीवरी वेंचर का स्वामित्व रेड्डी बंधु श्रीचंद रेड्डी और भास्कर रेड्डी के पास है। भास्कर रेड्डी जो बागवानी में डिप्लोमा धारक है, उन्होंने कहा कि कोलार आम उत्पादकों की उनकी उपज को सही मूल्य दिलाने में मदद करने के लिए कोविड से ठीक पहले ये उद्यम शुरू किया था। महामारी के दौरान बिक्री काफी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद इसमें थोड़ी गिरावट दर्ज हुई। भास्कर रेड्डी ने कहा कि उनके पास वर्तमान में 6 प्रकार के फल शामिल हैं और अगले महीनों में हमारे पास लगभग 22 प्रकार के आम हो जाएंगे। आम की कीमत किस्म के आधार पर अलग अलग होती है और इसकी शुरुआत कीमत 150 रुपए प्रति किलो से शुरू होती है। इसके एक बॉक्स में कुल 3 किलो आम होते हैं। भास्कर रेड्डी ने बताया कि कोलार आम पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी भेजे जाते हैं। मैंगो बोर्ड किसानों के सभी उत्पाद तैयार होने के बाद ही इसको भेजना शुरू करता है। भास्कर ने कहा कि ऑनलाइन ऑर्डर के लिए वेबसाइट केवल 2 दिन पहले ही खोली गई थी। उन्हें पहले ही 10 से अधिक ऑर्डर मिल चुके थे, लेकिन जब तक हमें बड़े पैमाने पर ऑर्डर नहीं मिलने शुरू हो जाते तब तक ज्यादा मुनाफा नहीं होगा और अभी के लिए हम लाभ की तुलना में आम की गुणवत्ता और ग्राहक की संतुष्टि के बारे में अधिक चिंतित हैं। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।